नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोगों ने नदी पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया हुआ था। लेकिन वो पुल इतना पतला था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उसे पार कर सकता था। एक बार एक बकरी उस पुल को पार करने के लिए उस पर चढ़ी। थोड़ा आगे चलकर उसने देखा कि एक दूसरी बकरी विपरीत दिशा से उस पुल पर आ रही थी। पुल इतना संकीर्ण था कि दोनों उसे एक साथ पार नहीं कर सकती थीं। दोनों पुल के बीचों बीच आकर खड़ी हो गईं। दोनों बकरियों ने इंतजार किया कि दूसरी बकरी पीछे हट जाए और वो पुल को पार कर सके, परंतु दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थीं। काफी देर इंतजार करने के बाद पहली बकरी दूसरी से बोली, मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूं। छोटी होने के नाते तुम्हें पीछे हटना चाहिए और मुझे पहले पुल पार करने देना चाहिए। इस पर दूसरी बकरी ने जवाब दिया, मैं जवान हूं और आपसे कहीं ज्यादा तंदुरुस्त हूं। मैं तेजी से पुल पार कर लूंगी। आप तो आराम आराम से टहलते हुए पुल पार करेगी और बहुत वक्त लगा देंगी। इसलिए आपको मुझे पहले पुल पार करने देना चाहिए। ये सुन पहली बकरी बोली, मैं उम्र में बड़ी जरूर हूं, मगर फिर भी तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। इस पर दूसरी बकरी ने उसका मखौल करते हुए कहा, जाओ चाची, रहने दो। अपनी उम्र देखो, मेरी बात मानो और मुझे ये पुल पार करने दो। कोई भी बकरी अहंकार के कारण अपनी जगह से टस से मज नहीं हो रही थी। दोनों एक दूसरे से बहस करती रहीं और जल्द ही बहस लड़ाई में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे पर वार कर दिया और लड़ते लड़ते उनका संतुलन बिगड़ गया और दोनों नदी में जा गिरी और डूबकर मर गईं। वही कुछ देर बाद दो और बकरियां उसी पुल पर विपरीत दिशा से आ रही थीं। दोनों पुल के बीचों बीच आकर खड़ी हो गईं। दोनों ने एक दूसरे को पीछे हटने के लिए कहा पर दोनों खड़ी रहीं। तभी उनमें से एक बकरी को गुस्सा आ गया और वो आक्रामक होने लगी। ये देख दूसरी बकरी बोली, बहन, गुस्से से दोनों का नुकसान होगा। ये पुल बहुत संकीर्ण है। अगर हम आपस में लड़ेंगी तो दोनों पुल में गिर सकती हैं। मेरे पास एक तरकीब है। मैं झुक जाती हूं और तुम मेरे ऊपर से कूद जाना। पहली बकरी को यह सुझाव सही लगा और वह दूसरी बकरी के ऊपर से कूद गई और दोनों बकरियों ने आराम से नदी पार कर ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि असहमति होने पर आक्रामक होकर आपा खोने की जगह समझदारी से काम लेना चाहिए। नंदन वन में सिम्बा नाम का एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही बार में कई जानवरों को अपनी खुराक बनाता। जंगल के सभी जानवरों में अब डर बैठ गया था कि अगर सिम्बा इसी तरह शिकार करता रहा तो जल्द ही ऐसा दिन आएगा कि नंदन वन में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। नंदन वन में सनसनी फैल गई। सिम्बा को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन सारे जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया कि वह सब सिम्बा से इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन जानवरों का एक दल सिम्बा के पास पहुंचा। उनको आता देख सिम्बा ने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा, परंतु जब आप शिकार करने निकलते हैं तो आप एक साथ बहुत से जानवरों को मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। कारणवश हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय कोई और जानवर जिंदा नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। परंतु हम सब आपकी दीर्घायु चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। अतः हमने निर्णय किया है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज हम स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। सिम्बा को एहसास हुआ कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने कुछ सोचा फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूं, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने सिम्बा की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज सिम्बा के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। जंगल में रहने वाले सभी जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद कुकू खरगोश की बारी आई। कुकू जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मारा जाना मूर्खता होगी। उसने अपनी जान बचाने के लिए कुछ उपाय ढूंढने के बारे में सोचा।
बहुत देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई। अगले दिन कुकू सिम्बा के घर की ओर चल पड़ा। जब वो सिम्बा के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे सिम्बा का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, तुम्हें किसने भेजा है? एक तो तुम वैसे ही इतने छोटे हो कि तुम्हें खाके मेरा कुछ होगा नहीं, और ऊपर से तुम आ भी इतनी देर से रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी सिम्बा नहीं। सिम्बा को गुस्से में देख नन्हे कुकू ने उसे सादर प्रणाम किया। वो बोला, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या अन्य जानवरों को दोष नहीं देंगे। वह तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने मेरे साथ आ रहे बाकी 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। ये सुनते ही सिम्बा दहाड़कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? कुकू बोला, महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा और खतरनाक शेर है। वो जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वो तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहां आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर सिम्बा है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वो गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। यहां सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो वो राजा नहीं, कोई ढोंगी है। उस बहरूपिये को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लाने के लिए मुझे यहां भेज दिया। कुकू की बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। जब तक मैं उसे जान से न मार दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस पर कुकू ने जवाब दिया, सही कहा महाराज, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। ये कहकर उसने सिम्बा को अपने साथ चलने का आग्रह किया। सिम्बा उसके साथ उसके पीछे चल पड़ा। कुकू सिम्बा को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा, किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, सिम्बा ने कहा। वह आगे बोला, तुम ये बताओ कि वह है कहाँ? कुकू बोला, पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वो किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूं। उसने कुएं के नजदीक आकर सिम्बा से अंदर झांकने के लिए कहा। सिम्बा ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी ही परछाई को देखकर सिम्बा जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। नन्हा कुकू घर लौटा और उसने जंगल के जानवरों को सिम्बा के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। जंगल के सभी जानवर कुकू की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। चतुराई से काम लेकर हम बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। सुंदर वन नामक एक जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर कल्लू कौवा अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता था। उस पेड़ के तने के निचले हिस्से में एक खोल था। एक वर्ष खोल में अहिराज नाम का एक सांप आकर रहने लगा। अहिराज एक दुष्ट सांप था जो कल्लू और उसकी पत्नी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसी वर्ष कौवी ने घोंसले में अंडे दिए। एक दिन कल्लू व उसकी पत्नी भोजन लेकर जब अपने घोंसले पर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि अहिराज घोंसले में पड़े उनके अंडों को खा रहा था। ये देखकर कौवी को बहुत गुस्सा आया और उसने कल्लू को सांप से बदला लेने को कहा।
कल्लू ने उसे समझाया कि सांप से लड़कर जीतना उसके बस की बात नहीं है, परंतु उसने उसे यकीन दिलाया कि अपने परिवार को सांप से सुरक्षित रखने का कोई उपाय वो जल्द ही सोचेगा। कल्लू ने काफी सोच विचार किया और निर्णय लिया कि वह अपने घोंसले को काफी ऊपर की टहनी पर बनाएगा जहां सांप का पहुंचना काफी कठिन होगा। और अगर सांप ने कभी घोंसले तक पहुंचने का सोचा भी तो घोंसले के इतनी ऊपर होने के कारण वहां चील के आने का खतरा हमेशा बना रहेगा, अतः सांप वहां तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। उसने कौवी को इस तरकीब के बारे में बताया। कौवी को ये सुझाव पसंद आया। दोनों ने मिलकर अपना घोंसला काफी ऊपर की टहनी पर बना लिया। कौवी ने घोंसले में फिर से अंडे दिए। कुछ वक्त बीत जाने के बाद अंडों में से छोटे छोटे चूजे बाहर आ गए। इधर अहिराज अब कल्लू के पुराने घोंसले को खाली देखकर काफी परेशान था। उसने कल्लू को ढूंढना शुरू किया। एक दिन उसे कल्लू अपनी पत्नी के साथ दिखा। उसने उन दोनों का पीछा किया और पाया कि उन्होंने घोंसला उसी पेड़ की काफी ऊपर की एक टहनी पर बना लिया है। उसने सोचा कि सही वक्त आने पर इनके घोंसले पर आक्रमण करूंगा। एक बार अहिराज ने जब देखा कि कल्लू और उसकी पत्नी खाने की तलाश में घोंसले को छोड़कर बाहर गए हुए हैं, तब वह घोंसले की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकल चुके थे। कौवे के नवजात शिशुओं को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो उन्हें एक एक करके घपाघप निगल गया और अपने खोल में वापस लौट गया। कल्लू और उसकी पत्नी जब लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। वो समझ गए कि उनके बच्चों को जरूर अहिराज ने ही खाया है। कौवी ये देख जोर जोर से रोने लगी। कल्लू को भी इस बार बहुत गुस्सा आया। वह कौवी से बोला कि अगर वह इस पेड़ को छोड़कर नहीं गए तो अहिराज का आतंक उन्हें हमेशा ही सताता रहेगा। परंतु कौवी ने उसे समझाया कि यहां से भागना कोई हल नहीं है, और क्या पता जिस भी नई जगह हम घोंसला बनाएं वहां कोई और अहिराज बैठा हुआ हो। अतः उसने कल्लू को इस समस्या का परमानेंट इलाज ढूंढने को कहा। उसने उससे आगे कहा कि इस मसले पर उन्हें उनकी मित्र मिन्नी लोमड़ी से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। मिन्नी लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। मिन्नी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें उस दुष्ट सांप के डर से वो पेड़ छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस क्रूर सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। ये कहकर मिन्नी ने उन दोनों को एक तरकीब बताई। तरकीब सुनकर कल्लू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने मदद करने के लिए मिन्नी को धन्यवाद किया और वापस अपने घोंसले को लौट आए। अगले दिन उन्होंने योजना को अमल में लाने का निश्चय किया। उसी वन में नंदन नाम का एक बहुत बड़ा सरोवर था। उस प्रदेश की राजकुमारी हर रोज अपनी सहेलियों के साथ वहां स्नान करने आती थी। उनके साथ उनके सैनिक भी आते थे। अब जैसे ही राजकुमारी सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कल्लू उड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी के कपड़ों के ऊपर उनका सबसे प्रिय हीरे व मोतियों से जड़ा हुआ हार पड़ा हुआ देखा। हार के एकदम करीब पहुंचकर कल्लू ने काव काव का शोर मचाया। काव काव का कर्कश शोर सुनकर सबकी नजर कल्लू की तरफ घूमी। सबका ध्यान आकर्षित करने के बाद कल्लू ने राजकुमारी का हार चोंच में दबाया और आसमान की तरफ उड़ गया। सैनिकों ने जब देखा कि एक कौवा राजकुमारी का हार लेकर उड़ गया है तो वह उसे पकड़ने उसके पीछे भागे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह अहिराज के खोल में जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोल के पास पहुंचे। तभी उनमें से एक ने खोल के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक सांप को देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। ये कहकर उसने खोल के भीतर भाला मारा। भाले की चोट से अहिराज घायल हो गया। उसे नहीं पता था कि कल्लू ने जानबूझकर राजकुमारी का हार उसके खोल में गिराया है, जिसे वापस लेने राजकुमारी के सैनिक आए हैं। अपने पर प्रहार होता देख वो खोल से बाहर आया और फुफकारने लगा। जैसे ही वो बाहर आया, सैनिकों ने भालों से मार मार कर उसकी जान ले ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं तथा बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है।
एक बार एक किसान काम से घर लौट रहा था तो उसे एक नेवले का बच्चा दिखाई दिया। बच्चे नेवले को अकेले देखकर वो समझ गया कि इसकी मां शायद मर चुकी होगी। वो उस नेवले को घर ले आया। घर पर उसका 10 महीने का बच्चा और उसकी बीवी रहते थे। उसकी पत्नी ने जैसे ही नेवले को देखा वो डर गई। उसने अपने पति से कहा कि वह नेवले को वापस जंगल में छोड़कर आए। उसे डर था कि नेवला उनके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। किसान ने उसे समझाया कि इसकी मां नहीं है और अगर इसे वापस जंगल में छोड़ दिया तो कोई भी जानवर इसे खा सकता है। पति की बात मानकर उसने नेवले को घर में रहने दिया। लेकिन उसे नेवला बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा ये सुनिश्चित करती कि नेवले को अपने बच्चे के साथ अकेला न छोड़े, क्योंकि उसको डर था कि नेवला उसे नुकसान पहुंचा सकता है। परंतु किसान को नेवले की वफादारी पर कोई संदेह नहीं था। किसान रोज जब खेती करने जाता तो अपने वफादार नेवले को घर पर घर वालों की रक्षा करने के लिए छोड़ जाता। एक दिन किसान की पत्नी भोजन पका रही थी कि उसी समय उसे कुछ आवाज आई। उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ था। उसने हड़बड़ी में इधर उधर देखा तो उसे उसका बच्चा नजर नहीं आया। नेवले के मुंह पर लगे खून को अपने बच्चे का खून समझकर उसने अपना आपा खो दिया और मार मार कर नेवले की जान ले ली। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो उसके बच्चे के पास एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि नेवले ने उसके बच्चे को मारा नहीं बल्कि सांप से बचाया है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और रोने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुस्से में किए हुए कार्य पर बाद में पछताना पड़ता है। एक जंगल में 3 मित्र कालू घोड़ा, मंगू गधा और बंटी बंदर रहते थे। तीनों गहरे मित्र थे। मंगू बहुत सीधा सादा था, बंटी नटखट था और बहुत शरारत करता था, और कालू बहुत तेज और चालाक था। वो हमेशा खुद को सबसे बेहतर समझता था। हालांकि मंगू और बंटी उसके मित्र थे, फिर भी वो उनको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन तीनों दोस्त जंगल में घूम रहे थे, तभी कालू घोड़ा, मंगू और बंटी से बोला, सुनो दोस्तों, मुझे शहर के सर्कस में काम मिल गया है। मैं शहर जा रहा हूँ। यहाँ की घास खा खा कर वैसे भी मैं बोर हो गया हूँ। सुना है वहां सर्कस में चने और मेवा खाने को मिलती है। ये सुन मंगू गधा बोला, अरे कालू भाई, तुम कहाँ चने के चक्कर में कैद होने जा रहे हो? तुम्हें पता है सर्कस में कितने कोड़े मारे जाते हैं, दिन रात काम लिया जाता है। यहाँ आजादी से घूमते हो, वहां बांध कर रखा जाता है। इस पर कालू घोड़े ने कहा, तुम नहीं जानते वहां कितने करतब सिखाए जाते हैं। वो सीखने के बाद जब मैं वो करतब लोगों को दिखाऊंगा तो कितने लोग ताली बजाएंगे, सब मेरे फैन हो जाएंगे। और वैसे भी वहां सिर्फ दिन में 2 बार करतब दिखाने हैं, उसके बाद मजे से सोते रहो। और वहां तो एक नौकर भी मिलेगा मेरी देखभाल करने के लिए। वो मुझे नहलाएगा और मेरी मालिश भी करेगा। बंटी बंदर, जो कि अभी तक चुपचाप पास खड़ा होकर दोनों की बातें सुन रहा था, बोला, अरे कालू भाई, क्या बात करते हो? वो सब यह अपने मतलब से करते हैं। जिस दिन तुम करतब नहीं दिखा पाओगे उस दिन तुम्हारी कोई कीमत नहीं रह जाएगी और वह तुम्हें खाना तक नहीं पूछेंगे। हम तुम्हारे मित्र हैं इसलिए तुम्हें ये सब सलाह दे रहे हैं। इस पर कालू चिढ़कर बोला, तुम दोनों मुझसे जलते हो इसलिए मुझे जाने से मना कर रहे हो। तुम खुद तो जंगल में गवारों की तरह रहते ही हो, मुझे भी चाहते हो तुम्हारे साथ गवार ही बनकर रहूं। मैं तो कल शहर जा रहा हूं। अगले दिन कालू घोड़ा शहर के लिए रवाना हो जाता है। इधर मंगू और बंटी दोनों कालू के घमंडी व्यवहार के बारे में बातें करते हैं। मंगू गधा बंटी से कहता है कि देखा कितना घमंडी और लालची है कालू, उसने हमारी दोस्ती की भी परवाह नहीं की और भाग गया। इस पर बंटी मंगू से कहता है कि मैं तो अब कभी उससे बात नहीं करूंगा, देखना कुछ ही दिन में रोता हुआ हमारे पास आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंगू बंटी के पास आता है और बोलता है, बंटी भाई, कल रात मैंने सपना देखा कि कालू रो रहा है और वो बीमार है। बंटी गुस्से में कहता है, जाने दो उसे, हमें उससे क्या मतलब, वह तो मौज करने गया है, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, जैसा करेगा वैसा भरेगा। मंगू गधा बंटी को समझाते हुए बोलता है, नहीं बंटी, वो किसी मुसीबत में होगा, हमें उसके पास चलना चाहिए। मंगू किसी तरह बंटी को मनाकर कालू के सर्कस में पहुंच जाता है। वहां वे देखते हैं कालू एक जगह पड़ा हुआ रो रहा था। मंगू ने पूछा, कालू भाई क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कालू बोला, भाई करतब दिखाते हुए मेरा पैर टूट गया। सर्कस के मालिक ने कहा, यह अब किसी काम का नहीं, हम इसे और नहीं खिला सकते, इसलिए कल इसे गोली मार देना। बंटी व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, क्यों, अब और मेवा और चने नहीं खाने? मंगू बंटी को गुस्से से देखता है। बंटी मंगू से कहता है कि चलो इसे जंगल ले चलते हैं,
मन्नू और बंटी किसी तरह कालू को जंगल ले आते हैं। दोनों दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों में कालू का पैर ठीक हो जाता है। वो पहले की तरह दौड़ने लगता है। कालू अब दोनों से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरे लालच ने मुझे मौत के द्वार पर पहुंचा दिया था। तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे बचा लिया। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच में कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों को ठीक से सोच लेना चाहिए। अमीरपुर नामक एक गांव में गंगाधर नाम का एक व्यापारी रहता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वहीं अमीरपुर का राजा काफी घमंडी और स्वार्थी था। अपने अलावा वो किसी का भला होते हुए नहीं देख सकता था। अगर किसी को भी आगे बढ़ने का कोई अवसर मिलता तो राजा किसी न किसी बहाने से उन्हें रोक देता। गंगाधर अपने व्यापार को आसपास के गांव में भी फैलाना चाहता था, परंतु उसे रोकने के लिए राजा हर बार कोई ऊटपटांग सी शर्त रख देता। इस बार भी जब गंगाधर ने यह बात राजा के आगे रखी तो राजा ने उसके आगे शर्त रखी कि अगर वह अपने व्यापार को दूसरे गांव में फैलाना चाहता है तो उसे राजा को 2 हाथी दान देने होंगे। गंगाधर ये बात भली भांति जानता था कि इस गांव में तो क्या, आसपास के भी किसी गांव में कोई इतना पैसे वाला नहीं जो 1 हाथी भी खरीद सके। 2 हाथी तो दूर की बात है। अतः गंगाधर ने बाहर के गांव में जाकर व्यापार करने का इरादा ही छोड़ दिया था। गंगाधर की एक परेशानी और भी थी, उसका पुत्र बुद्धू। हालांकि उसका असली नाम शाश्वत था, परंतु हर कोई उसे बुद्धू ही कहकर बुलाता था। वह इतना सीधा और विनम्र था कि गंगाधर को लगता था कि उसे हर कोई आसानी से मूर्ख बना सकता है। उसे अक्सर यह चिंता लगी रहती थी कि उसके बाद उसका बेटा यह व्यापार, जिसे उसने इतनी मुश्किलों से खड़ा किया है, कैसे संभालेगा। एक बार राजा ने गंगाधर को चर्चा पर बुलाया। कुछ देर उससे बात करने के बाद वह बोला, महाशय, आप बहुत बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा कारोबार है, परंतु आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाएं। गंगाधर को समझ नहीं आई कि राजा किस संदर्भ में बात कर रहा है। राजा आगे बोला, उसे तो ये भी नहीं पता कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है। ये कहकर राजा जोर से हंस पड़ा। राजा की यह बात गंगाधर को बहुत बुरी लगी, परंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप घर लौट आया। काफी समय बीत गया। गंगाधर अपने व्यापार को लेकर कुछ चिंतित था, क्योंकि वो बुद्धू को किसी काम के लायक नहीं समझता था, अतः उससे भी कोई बात नहीं कर सकता था। एक दिन अपने पिता को चिंतित देखकर बुद्धू ने उन्हें एक चांदी के सिक्कों से भरी पेटी दी और कहा, बाबूजी, आप इन सिक्कों से 2 हाथी खरीदकर राजा को दान कर देना और फिर अपना व्यापार दूर दराज गांव तक फैला लेना। गंगाधर सिक्कों से भरी पेटी देखकर दंग रह गया। उसने बुद्धू से पूछा, बेटा, तुम्हारे पास इतने सिक्के कहाँ से आए? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं शुरू कर दिया? बुद्धू ने हंसकर कहा, नहीं पिताजी, कोई गलत काम नहीं किया मैंने। दरअसल रोज राजा और उसके दरबार के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं। ये दरबार मेरे स्कूल के मार्ग में ही पड़ता है। मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं। फिर अपने एक हाथ में सोने का व दूसरे में चांदी का सिक्का रखकर जो अधिक मूल्यवान है वह ले लेने को कहते हैं, और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूं। सभी ठहाका लगाकर हंसते हैं व मजा लेते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। ये सुनकर गंगाधर ने पूछा, फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? 4 लोगों के बीच अपनी फजीहत कराते हो व साथ में मेरी भी। और अगर तुमने सोने का सिक्का उठाया होता तो आज ये पेटी चांदी के नहीं बल्कि सोने के सिक्कों से भरी होती। बुद्धू ने जवाब दिया, नहीं बाबूजी, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से ये खेल बंद हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दे, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अक्लमंद व्यापारी का बेटा हूं, अक्ल से काम लेता हूं। ये सुनकर गंगाधर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोला, जिसे सारा गांव और मैं खुद मूर्ख समझते रहे, वो तो सबसे अधिक बुद्धिमान निकला। मूर्ख होना अलग बात है, वह समझा जाना अलग। स्वर्णिम मौके का फायदा उठाने से बेहतर है हर मौके को स्वर्ण में तब्दील करना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई यह समझ रहा है कि आप मूर्ख हैं, तो उसे समझने दीजिए, और यदि उसके ऐसा सोचने से आपको कोई लाभ हो तो तुरंत उस मौके का सर्वोत्तम उपयोग करें।
एक बार की बात है, आनंदम नामक एक तालाब में बहुत से मेंढक खुशी खुशी रहते थे। वो दिन भर उछल कूद करते और खूब मस्ती करते रहते। उसी तालाब में बंटी नामक एक मेंढक भी रहता था। बंटी दुनिया से बेखबर अपनी धुन में मस्त रहता था। कोई मेंढक उससे बात करना पसंद नहीं करता था। सबको लगता था कि वो किसी की बात सुनता ही नहीं है और अपनी मन मर्जी करता है। एक दिन बात बात में सभी मेंढकों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे ताकतवर और काबिल कौन सा मेंढक है। सभी मेंढक डींगे मारने लगे और खुद को सबसे काबिल और शक्तिशाली बताने लगे। हर कोई अपने सर्वश्रेष्ठ होने का दावा ठोकने लगा। आखिरकार काफी देर तक जब वह किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके तो सभी मेंढकों ने निर्णय लिया कि एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। प्रतियोगिता का लक्ष्य होगा एक बहुत ऊंचे टॉवर की चोटी पर पहुंचना। जो भी उस चोटी पर सबसे पहले पहुंचेगा वही सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। प्रतियोगिता को आयोजित करने की तैयारी शुरू की गई। आसपास के सभी जानवरों को दर्शक बनने के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि पूरे तालाब में हर कोई प्रतियोगिता जीतने के लिए जोरों शोरों से मेहनत कर रहा था, वहीं बंटी प्रतियोगिता की बात से बेखबर था। सबको तैयारी करते देख जब उसने कारण समझने की कोशिश की तो उसे समझाया गया कि खुद को सर्वश्रेष्ठ मेंढक साबित करने का यह एक बेहतरीन मौका है जिसके लिए सब जोर लगा रहे हैं। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। प्रतियोगिता देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। आसपास के सभी जानवर मेंढकों को देखने और उनका समर्थन करने आए। दौड़ शुरू हुई। जैसे ही मेंढकों ने दौड़ना शुरू किया, हर कोई अपनी राय देना शुरू हो गया। एक दर्शक अपने साथ बैठी भीड़ से बोला, इतना कठिन लक्ष्य को हासिल करना इन छोटे छोटे मेंढकों के बस की बात नहीं है। मैंने तो दौड़ शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि कोई भी मेंढक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तभी भीड़ में से आवाज आए, ये लक्ष्य असंभव है, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तुम कभी टॉवर के शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते। दर्शकों की नकारात्मक बातें सुनकर धीरे धीरे मेंढक निराश और हतोत्साहित महसूस करने लगे और एक एक करके नीचे गिरने लगे। हालांकि कुछ मेंढकों में अभी भी जीतने का जज्बा कायम था और वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे। इतने में भीड़ से फिर आवाज आए, हार मान लो, तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। भीड़ मेंढकों को हतोत्साहित करती रही। इन नकारात्मक शब्दों को बार बार सुनने के कारण मेंढकों ने आखिरकार दौड़ छोड़ दी और एक एक करके सभी नीचे आ गए, सिवाय एक के, बंटी के। बंटी एक अकेला मेंढक था जो लोगों के बार बार हतोत्साहित करने के बावजूद अकेला दौड़ता रहा और आखिरकार शीर्ष पर पहुंच गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। बहुत आश्चर्यचकित होकर सभी जानना चाहते थे कि बंटी ने ये चमत्कार कैसे कर दिखाया। तभी पास में खड़े एक बूढ़े मेंढक ने बताया कि बंटी बहरा है। जब भीड़ की नकारात्मक बातें सुनकर सभी मेंढक हिम्मत हार गए तो ये कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। इसे खुद पर भरोसा था जिसकी वजह से आज ये प्रतियोगिता जीत गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ऐसे लोगों की कभी न सुने जो अपने इरादों में नकारात्मक हों। हतोत्साहित करने वाले शब्दों के प्रति बहरे बने और हमेशा अपने सपनों का अंत तक पीछा करें। एक शहर में एक बहुत बड़ा घर था जिसमें सैकड़ों चूहे रहते थे। वो उस घर में खूब उछल कूद और मस्ती करते हुए अपना जीवन आराम से व्यतीत करते। वहां जब भी कोई परिवार रहने आता तो चूहे उन्हें खूब परेशान करते। वो उनका अनाज खा जाते और उनके अच्छे अच्छे कपड़े भी कुतर दिया करते। चूहों के आतंक से कुछ ही दिनों में वो परिवार घर छोड़कर भाग जाता। उनके जाने के उपरांत चूहे फिर से घर में मस्ती से रहने लगते। एक दिन उस घर में एक बिल्ली आ गई। बिल्ली ने जैसे ही उस घर में ढेर सारे चूहे देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। बिल्ली ने सोचा कि यहाँ इतने सारे चूहे हैं कि उसके कई साल के भोजन का इंतजाम इस घर में हो सकता है। अतः उसने उसी घर में अपना डेरा डालने का निश्चय किया। बिल्ली को जब कभी भूख लगती तो वह अंधेरे स्थान में छिप जाती और जैसे ही चूहे बिल से बाहर आते वो उनमें से एक को मारकर खा जाती। बिल्ली चूहों का भोजन करके अब कुछ ही दिनों में मोटी ताजी हो गई। बिल्ली के इस आतंक से अब चूहे काफी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के मन में बिल्ली का डर बैठ गया।
बिल्ली से बचने का कोई उपाय खोजने के लिए सभी चूहों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। सभा में सभी चूहों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति नहीं हो पा रही थी। सभी चूहों में निराशा फैल गई और वह उदास हो गए। तब एक समझदार चूहा अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, मैं सभी भाइयों को एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरे सुझाव पर अमल करके हम सब अपनी इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि हम कहीं से एक घंटी और धागा ले आए, तो हम उस घंटी को बिल्ली के गले में बांध देंगे। जब भी बिल्ली चलेगी तो उसके गले में बंधी हुई घंटी भी बजने लगेगी। घंटी की आवाज से हम आने वाले खतरे को आसानी से भांप सकेंगे। जैसे ही हमें घंटी की आवाज सुनाई देगी तो हम सावधान हो जाएंगे और अपने अपने बिल में जाकर छिप जाएंगे। उस चूहे का ये सुझाव सुनकर सभी चूहे खुशी से झूम उठे और अपनी खुशी प्रकट करने के लिए वह नाचने गाने लगे। चूहों ने सोचा कि अब उन्हें बिल्ली से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और वह फिर से निडर होकर घूम सकेंगे। तभी चूहों का महाराज खड़ा हुआ और बोला, सुझाव तो अच्छा है, मगर क्या किसी ने यह सोचा है कि यह होगा कैसे? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन और कैसे? महाराज चूहे की यह बात सुनकर सारे चूहे सोचने लगे कि बात तो सही है। बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत तो कौन ही कर सकता है। भले ही आइडिया काफी अच्छा है, मगर व्यवहारिक रूप से असंभव है। ये सोचकर सब चूहे अब मुंह लटकाकर बैठ गए। उनके पास महाराज चूहे के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उसी समय उन्हें बिल्ली के आने की आहट सुनाई दी और सारे चूहे डरकर अपने अपने बिलों में घुस गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि योजनाएं बनाने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। समस्या का समाधान करने के लिए उन योजनाओं पर अमल करना आवश्यक है। एक मालिक के पास मोगली नाम का एक कुत्ता था। वो रोज मोगली के गले एक झोला लटकाकर उसे मार्केट डबल रोटी लेने भेजता। दुकानदार गिनकर 12 डबल रोटी उसमें रख देता और मोगली वह ले आता। कुछ दिन से 12 की जगह सिर्फ 11 ही डबल रोटी आने लगी। मालिक ने जब दुकानदार से इस बारे में पूछा तो मालूम पड़ा कि वह तो झोले में रोज 12 डबल रोटी ही रखता है। हालांकि मालिक को मोगली पर पूरा भरोसा था, फिर भी उसने सोचा कि एक बार देखा जाए कि मामला आखिर है क्या। अगले दिन जब उसने मोगली का पीछा किया तो पाया कि रास्ते में चेरी नाम की एक कुतिया बीमार थी। मोगली अब रोज आते वक्त एक डबल रोटी नित्य झोले में से उसे ही दे आता था। ये देख मालिक को मोगली पर गर्व महसूस हुआ और उसने सोचा कि काश छल, बेईमानी, लोभ तथा अविश्वास की ओर दौड़ता हुआ मानव इन बेजुबान प्राणियों से ही कुछ सीख सकता। मालिक ने दुकानदार को अब 13 डबल रोटी झोले में डालने को कहा और इस प्रकार एक डबल रोटी चेरी को देने के बाद भी घर पर 12 ही डबल रोटी पहुंचती। कुछ दिन बाद घर पर 13 डबल रोटी पहुंची। मालिक समझ गया कि अब चेरी चलने फिरने और स्वयं अपना भोजन जुटाने योग्य हो गई होगी। ये जानकर मालिक काफी खुश हुआ और मोगली पर प्यार से हाथ फेरने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को इंसानियत जानवरों से सीखनी चाहिए। एक बार की बात है, सुंदरबन नामक एक जंगल के एक पेड़ पर एक बया और बई का जोड़ा रहता था। वो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर गुजर बसर करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वह हमेशा सबका भला सोचते थे और सबको अच्छी और सही नसीहत देने से कभी परहेज नहीं करते थे। वहीं पास में एक तालाब था। तालाब के समीप एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक संत बैठकर माला फेरता रहता था। वो हमेशा बया और बई को बड़े ध्यान से देखता रहता था। उनको दूसरों को नसीहत देते हुए देखकर वो हमेशा एक ही बात बोलता, सीख वाको दीजिए, जाको सीख सुहाए। बया और बई जब भी उसकी यह बात सुनते तो कुछ समझ नहीं पाते। एक बार जब उन्होंने संत से इसका मतलब पूछा तो वह बोला, मैं देखता रहता हूं कि किस तरह तुम दोनों सबको नसीहत देते रहते हो। मैं समझता हूं कि तुम अच्छी नियत से ही सबको नसीहत देते हो, परंतु हर किसी को नसीहत देना भी ठीक नहीं होता। किसी दिन देखना, अपनी इस आदत की वजह से तुम बहुत भारी नुकसान उठाओगे। बया और बई ने कहा कि अगर हम किसी को अच्छी नसीहत दे रहे हैं तो कोई क्यों हमारा नुकसान करेगा? हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। संत ने जवाब दिया, काश तुम्हारी बात सही हो। ये कहकर वो फिर माला फेरने में लग गया। कुछ वक्त बीत गया, फिर सर्दियों का मौसम आया। इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी।
ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिठुरते हुए पहुंचे। तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर कांप रहे थे और बहुत ही परेशान थे। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो आपस में बात करने लगे कि काश कहीं से आग सेंकने को मिल जाती तो ठंड दूर हो जाती। उसी बीच एक बंदर की नजर पास पड़ी सूखी पत्तियों पर पड़ी। उसने दूसरे बंदरों से कहा, चलो इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके जलाते हैं। उन बंदरों ने पत्तियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें जलाने का उपाय करने लगे। पेड़ पर बैठा बया ये सब देख रहा था। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और वो बंदरों से बोल पड़ा, तुम लोग कौन हो? देखने में तो तुम आदमियों की तरह लग रहे हो, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, तुम अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बया की बात सुनकर ठंड से कांप रहे बंदर चिढ़ गए और बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो फिर आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग अलग तरीके अपनाने लगे। इतने में एक बंदर की नजर एक जुगनू पर पड़ी। वो चिल्लाने लगा, देखो ऊपर हवा में चिंगारी है, इसे पकड़कर आग जलाते हैं। ये सुनते ही सारे बंदर उसे पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे। ये देख बया फिर बोल पड़ा, ये जुगनू है, इससे आग नहीं सुलगेगी। तुम लोग 2 पत्थरों को घिसकर आग जला सकते हो। बंदरों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। कई बार कोशिश करने के बाद उन्होंने जुगनू को पकड़ लिया और फिर उससे आग जलाने की कोशिश करने लगे, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाए और जुगनू उड़ गया। इससे बंदर निराश हो गए। इतने में फिर से बया बोल उठा, आप लोग मेरी बात मानिए, पत्थर रगड़कर आप आग जला सकते हैं। इतने में एक बंदर को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम अपना काम करो, तुम हमारा उपहास क्यों कर रहे हो? बया ने फिर भी बंदरों को समझाने की कोशिश की। ये सुनकर गुस्साया हुआ बंदर चिढ़ गया। गुस्से में आकर उसने चिड़िया का वो घोंसला तोड़ दिया जिसमें बया और बई खुशी से रहते थे। कुटिया के बाहर संत बैठकर माला फेर रहा था। वो बड़े ध्यान से बंदर और बया का नाटक देख रहा था। बया और बई को यूं बेघर होता देखकर उसे उन पर बड़ा तरस आया। इस दुख में अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, सीख वा को दीजिए, जाको सीख सुहाए। सीख न दीजिए वानरा, बया का घर भी जाए। अपने टूटे हुए घोंसले को देखकर बया और बई बहुत दुखी हो गए और डर कर रोने लगे। उन्हें संत की बात अब समझ आ गई थी। वो दोनों उस पेड़ से उड़कर कहीं और चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं कि हर किसी को ज्ञान या उपदेश दिया जाए। उपदेश उसी को दिया जाना चाहिए जो समझदार हो और बातों को समझे। बेवकूफ को उपदेश देने से खुद का ही बुरा हो सकता है। तितलीपुर नामक गांव में गब्दू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और उनके 5 बच्चे थे। गब्दू एक बहुत नेक इंसान था जो सबकी मदद करने को हमेशा तत्पर रहता था। वह इंसान तो क्या, जानवरों को भी कभी कष्ट में नहीं देख सकता था। गब्दू के पास किसानी के लिए लगभग 1 बीघा जमीन थी। उसके खेत को जोतने में उसकी मदद उसका वफादार बैल भूरा करता था। भूरा काफी बूढ़ा हो चला था और बीमार भी रहने लगा था। इलाज कराना तो दूर, पैसों की कमी के कारण गब्दू उसे पर्याप्त खाना तक नहीं दे पाता था। गब्दू की गरीबी का तो यह आलम था कि कितनी बार तो उसके पास अपने परिवार के लिए 3 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के पैसे भी नहीं होते थे। बस जैसे तैसे वो परिवार अपना जीवन बसर कर रहा था। एक दिन गब्दू खेतों में काम करने के बाद जब दोपहर को खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि एक मुनिवा वहां से गुजर रहे थे। वो गब्दू के पास आए और खाने के लिए कुछ मांगने लगे। गब्दू के पास केवल 2 ही रोटी थी। मुनिवा के मांगने पर गब्दू ने दोनों रोटियां उनको देते हुए उनसे कहा, मुनिवा मुझे क्षमा करें, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ 2 ही रोटी है। मैं जानता हूं कि इनसे आपका पेट नहीं भरेगा, परंतु मेरे पास आपको देने के लिए इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मुनिवा उसकी उदारता और सादगी देखकर काफी प्रसन्न हुए। वो बोले, हे किसान, मैं तो केवल 56 भोग खाता हूं, मुझे तो वह ही चाहिए। गब्दू बोला, मुनिवा, मुझ जैसे गरीब किसान के पास तो परिवार को देने के लिए 3 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है, आपको 56 भोग कहां से दे सकता हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, परंतु मुझे क्षमा करें, मैं आपको इन 2 रोटियों के सिवा कुछ नहीं दे पाऊंगा। मुनिवा हंसकर बोले, हम तो योगी हैं, हमें भिक्षा में जो मिल जाता है वही खा लेते हैं।
मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारी उदारता से बहुत प्रसन्न हुआ। ये कहकर मुनिवर ने गब्दू को एक चाबियों का छल्ला थमाया। गब्दू को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, मुनिवर ये किस ताले की चाबी है और आप यह मुझे क्यों दे रहे हैं? मुनिवर बोले, यहाँ से कुछ कोस दूर अमीरपुर नामक एक राज्य है जिसका मैं राजा हूँ। कुछ वर्ष पहले मैंने राजपाट त्याग दिया था और प्रभु की भक्ति में योगी बन गया और अपना राज्य अपने बेटे के नाम कर दिया। परंतु मेरी कुछ जमा पूंजी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तुम जैसे नेक और उदार दिल इंसान से मिलकर मुझे लगा कि वो संपत्ति तुम्हें दे देनी चाहिए। ये सुनकर गब्दू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुनिवर आगे बोले, मेरे महल के मुख्य द्वार से थोड़ी पहले एक गड्ढा खुदा हुआ है। उसके अंदर 2 दरवाजे हैं जिसकी चाबियां मैं तुम्हें दे रहा हूं। पहला कमरा, जिस पर प्रजा लिखा हुआ है, उसके अंदर तुम्हें सोने के सिक्के और कुछ हीरे जवाहरात मिलेंगे, जिसे लेकर तुम चले आना और अपना तथा अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करना। परंतु याद रहे कि तुम्हें सिर्फ प्रजा वाला दरवाजा ही खोलना है। दूसरा दरवाजा, जिस पर राजा लिखा है, उसे भूल कर भी मत खोलना, अन्यथा तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ये कहकर मुनिवर वहां से चले गए। हालांकि गब्दू को पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा सचमुच में हो सकता है, परंतु उसने सोचा कि वहां जाने में कोई हर्ज नहीं, और अगर मुनिवर की बात में जरा भी सच्चाई हुई तो उसे और उसके परिवार को गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। यही सोचकर वह अमीरपुर की ओर चल पड़ा। जब वह मुनिवर की बताई हुई जगह पहुंचा तो उसे वहां सच में एक गड्ढा दिखाई दिया। जब वह वहां से नीचे उतरा तो मुनिवर के कहे अनुसार उसे 2 दरवाजे दिखे। मुनिवर की आज्ञा मानते हुए उसने प्रजा नामक दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने पाया कि वहां सोने के सिक्कों से भरी एक पेटी है और साथ ही हीरे मोती व महंगे आभूषणों से जड़ी मालाएं रखी हुई थी। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि अब उसे बाकी का जीवन गरीब बनकर नहीं बिताना पड़ेगा। उसने सोच लिया था कि सबसे पहले वह एक बड़ा सा घर खरीदेगा जिसमें कई सारे नौकर चाकर होंगे। उसने तो ये भी सोच लिया था कि वह रोज उनसे खाने के कौन कौन से नए नए पकवान बनवाएगा। उसके मुंह में तो पकवानों का स्वाद अभी से आ रहा था। वह ये भी सोचने लगा कि अपनी जमीन छोड़कर वो अब शहर में ही कुछ व्यापार करेगा। उसे भूरा का भी ध्यान आया। उसने सोचा कि वो भूरा को अपने नए घर के बाहर एक तबेले में रखेगा जहां उसका इलाज भी करवाएगा। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते सोचते वो मन ही मन काफी प्रसन्न हुआ। परंतु क्योंकि वो सब सामान उठाने में असमर्थ था, उसने सोचा कि कल वो बैलगाड़ी में आएगा और सब सामान ले जाएगा। गब्दू दरवाजा बंद करके वापस अपनी झोपड़ी को लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को पूरा वाकया बताया। उसकी उम्मीद से विपरीत उसकी पत्नी खुश होने की जगह उसे डांटने लगी। वो बोली, आप भी कितने सीधे और मूर्ख हैं। मुनिवर जान गया था कि आप बहुत सीधे हैं, इसलिए उसने आपको उस दरवाजे के बारे में बताया जहां थोड़े बहुत हीरे मोती हैं। परंतु दूसरा दरवाजा, जहां कई गुना सोने के सिक्के, आभूषण और हीरे मोती हैं, वह दरवाजा उसने आपको खोलने से मना कर दिया, क्योंकि वह दूसरे दरवाजे का सामान किसी और को देगा। और आप ठहरे मूर्ख, जो दूसरा दरवाजा बिना खोले ही वापस चले आए। कल जब आप वहां जाएंगे तो पहले दूसरे दरवाजे को खोलिएगा। वहां का सब सामान बटोर कर पहले दरवाजे पर जाइएगा। फिर दोनों दरवाजों का सामान लेकर चले आइएगा। गब्दू को बीवी की बात में दम लगा। अगले दिन गब्दू दोबारा उस स्थान पर पहुंचा। बीवी के कहे अनुसार वह जैसे ही राजा नामक दरवाजे को खोलने लगा, उसे अंदर से कुछ आवाज आए। आवाज सुनकर गब्दू हैरान रह गया। उसे अपनी पत्नी की बात पर विश्वास हो गया कि मुनिवर ने उसे जानबूझकर यह दरवाजा खोलने से मना किया है, क्योंकि अंदर कई गुना कीमती चीजें हैं। उसे मुनिवर पर क्रोध आने लगा। गब्दू ने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक आदमी बैठा हुआ था और चक्की पीस रहा था। गब्दू ने उससे पूछा कि वो चक्की क्यों पीस रहा है। आदमी ने उत्तर दिया, ये जादुई चक्की है जिसमें से सोना निकलता है। इसे जितना ज्यादा पीसेंगे उतना ही सोना निकलेगा। अतः उसने गब्दू से भी आग्रह किया कि वो उसकी मदद करे। जैसे ही गब्दू ने चक्की को हाथ लगाया, वो आदमी उठ खड़ा हुआ। वो बोला, ये जादुई नहीं, जानलेवा चक्की है।
अगर तुमने इससे हाथ हटाया तो ये तुम्हारे ऊपर आ गिरेगी, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। गब्दू को कुछ समझ नहीं आया। उसने उस आदमी को पूरी बात बताने को कहा। वह आदमी बोला कि कई वर्ष पहले मुझे एक मुनिवा मिले थे। उन्होंने मुझे ये दरवाज़ा खोलने को मना किया था, परंतु मैंने लालच में आकर ये दरवाज़ा खोल दिया और देखा कि एक आदमी चक्की पीस रहा था। उसने मुझे इस पर हाथ लगाने को कहा। मेरे लालच की वजह से कई साल तक मुझे ये चक्की पीसनी पड़ी। मुझे इंतजार था कि कब कोई मुझसे भी ज्यादा लालची व्यक्ति खजाने की खोज में यहां आएगा और मैं उसे ये चक्की थमाऊंगा। आज तुम आ गए। अब तुम भी इंतजार करो कि कब तुमसे भी अधिक लालची व्यक्ति यहां आए और तुम बाहर निकल सको। तब तक बैठकर आराम से इस चक्की को पीसते रहो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। यदि हमें कुछ प्राप्त होता है तो हमें संतुष्ट होकर उसे देने वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। अधिक पाने की लालसा हमें ऐसे मोड़ पर ला सकती है जहां से वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक गरीब लड़का स्कूल का खर्चा उठाने के लिए घर घर जाकर अखबार बेचता था। एक दिन लड़का काफी भूखा था, इसलिए उसने खाना मांगने के लिए एक दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन घरवालों ने उसे खाना देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने कई दरवाजे खटखटाए, मगर हर घर से उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आखिर में उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया और एक गिलास पानी मांगा। उसकी खराब हालत देख उस घर में रह रही एक लड़की उसके लिए एक गिलास दूध ले आए। लड़का बोला कि दूध के बदले देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, वक्त आने पर इसका भुगतान कर देना। उस लड़के ने लड़की का शुक्रिया किया और वहां से चला गया। वर्षों बाद वो लड़की, जो अब एक वयस्क महिला थी, काफी बीमार पड़ गई। उसके घर वालों ने उसका इलाज कई डॉक्टरों से करवाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। आखिरकार वो उसे शहर के सबसे अच्छे और महंगे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी हालत काफी गंभीर थी। क्योंकि यह केस डॉक्टर की जिंदगी के सबसे पेचीदा केसेस में से एक था, डॉक्टर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम उसके इलाज के लिए लगा दी और विदेशी डॉक्टरों से भी कई बार मशवरा किया। कई महीनों के इलाज के बाद डॉक्टर की मेहनत के कारण अंततः वो लड़की अब ठीक हो गई। परंतु उसके घरवालों को ये डर था कि वह सब कुछ बेचकर भी बिल का भुगतान नहीं कर पाएंगे। आखिरकार जब अस्पताल ने उन्हें बिल थमाया तो उसमें लिखा था, बिल का पूरा भुगतान एक गिलास दूध के साथ हो चुका है। परिवार वाले कुछ समझ नहीं पाए, पर वो लड़की सब कुछ समझ गई। उसने डॉक्टर का शुक्रिया किया और उसे खूब दुआएं दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अच्छा किया हुआ कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता। एक जंगल में एक बहुत शक्तिशाली शेर पूरे जंगल पर राज करता था। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। शेर से जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक चींटियों की लाइन दिखाई दी। शेर ने पूछा, अरे तुम सब लाइन में कहाँ जा रही हो? चींटी बोली, हम सब खाने की तलाश में जा रही हैं। इतने बड़े जंगल में कहीं खो न जाएं, इसलिए लाइन में चल रही हैं। शेर घमंडी स्वर में बोला, ये जंगल मेरा है और मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चींटियों ने कहा, हमें कैसा डर? आप बड़े जानवरों को खा सकते हो, इसलिए वो आपसे डरते होंगे। हमें तो आप खा नहीं सकते। शेर चिढ़कर बोला, अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें एक बार में मसल दूंगा, सारी की सारी एक साथ मारी जाओगी। चींटियों ने बिना डरे जवाब दिया, जाओ जाओ, अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर कभी मिलना और कोशिश कर लेना। शेर को अब गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, रुको जरा, मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर उसने उनके ऊपर पैर रखने की कोशिश की, लेकिन वे सारी एक तने की जड़ में घुस गईं, जहां तक शेर का पंजा पहुंच नहीं पाया। चींटियों का कुछ ना बिगाड़ पाने के कारण शेर बहुत गुस्से में था। तभी उसके पास एक चीता आया। चीते ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। शेर ने चीते को पूरा किस्सा सुनाया। चीता बोला, बस महाराज, इतनी सी बात? इन चींटियों को सबक सिखाने का उपाय मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये चींटियों वाली बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो जंगल के बाकी जानवर आपसे डरना बंद कर देंगे। इससे आपका नुकसान तो होगा ही, साथ ही मेरा भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका बचा हुआ भोजन मुझे मिलना बंद हो जाएगा। शेर ने चीते को उपाय बताने को कहा। चीता बोला, पास ही एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है, मैं वहां से थोड़ा सा शहद ले आता हूं। उसके बाद उस शहद को एक पत्ते पर रखकर मैदान में रख देंगे।
जब मैदान में चींटियां उसे खाने आएंगी तो आप पैर से उन्हें मसल देना। शेर ने पूछा, लेकिन इतनी ऊपर से शहद उतरेगा कैसे? चीते ने जवाब दिया, महाराज मैं शहद की मक्खी से शहद मांग लूंगा। शेर बोला, ठीक है, कल सुबह शहद लेकर मैदान में पहुंच जाना। चीता शहद की मक्खी के पास गया और बोला, थोड़ा सा शहद दे दो। हमारे महाराज शेर की तबीयत ठीक नहीं है, वो शहद खाएंगे। अगर तुमने शहद नहीं दिया तो महाराज तुम्हारे छत्ते को तोड़ देंगे। उसने डर कर चीते को शहद दे दिया। शहद की मक्खी ने बाकी जानवरों को भी महाराज के बीमार होने की बात बताई। ये खबर चींटियों तक भी पहुंच गई। चींटियां समझ गईं कि शेर ने उन्हें फंसाने के लिए शहद इकट्ठा किया है। उन्होंने फैसला किया, आज कोई भी चींटी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगी। केवल 4 चींटियां जाकर उस शेर से मुकाबला करेगी। इधर शेर और चीता शहद को एक पत्ते पर रखकर चींटियों के आने का इंतजार करने लगे। 4 चींटियां धीरे धीरे शेर और चीते की ओर बढ़ने लगीं। 2-2 चींटियां चुपचाप शेर और चीते के ऊपर चढ़ गईं और उनके कान के अंदर जाकर काट लिया। शेर और चीते के कान में खुजली होने लगी और दोनों कान खुजाने लगे। इसी बीच उनका ध्यान पत्ते से हट गया और चारों चींटियां उस पत्ते को उठाकर मैदान से दूर पेड़ की जड़ में अपने बिल पर ले आए। शेर और चीता दोनों बहुत देर तक कान खुजाते रहे। जब उन्हें थोड़ा सा ध्यान आया तो उन्होंने पाया कि न वहां पत्ता है न शहद। ये देखकर शेर समझ गया कि चींटियों से जीतना उसके बस की बात नहीं। शेर चींटियों के बिल के पास पहुंच गया और उनसे माफी मांगी और बोला, बहन मुझे माफ कर दो। तुम छोटी होकर भी मुझसे जीत गई। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शक्तिशाली का मुकाबला करने के लिए बल नहीं, परंतु साहस और दिमाग चाहिए होता है। पृथ्वी पर सर्दियां जा चुकी थी और गर्मियों के मौसम ने अपनी दस्तक दे दी थी। चारों ओर भीषण गर्मी पड़ रही थी। नदियों और तालाबों का पानी सूख रहा था और पेड़ मुरझाने लगे थे। गर्मी के प्रकोप से सभी पशु पक्षी भी काफी परेशान थे। वहीं नंदनवन नाम का एक तालाब हमेशा पानी से भरा रहता था। नंदनवन में कई सारे मेढक रहते थे। एक दिन किसी ने पृथ्वी पर एक अफवाह फैला दी कि सूरज का जल्द ही विवाह होने वाला है। ये खबर सूरज की किरणों की तरह चारों तरफ फैल गई। इस खबर से हर तरफ खुशी का माहौल था। नंदनवन में रह रहे मेंढकों तक भी यह बात पहुंची। विवाह की खबर सुनकर मेंढक भी बहुत प्रसन्न हुए और पानी में उछल कूद मचाने लगे। वो सोचने लगे कि विवाह में उन्हें बहुत सा भोजन खाने को मिलेगा। साथ ही वो इस बात से भी बहुत खुश थे कि अगर सूरज विवाह में व्यस्त होगा तो उन्हें कुछ दिन तक इस गर्मी से भी निजात मिलेगी। सभी को खुशी से झूमता देख मेंढकों के राजा ने सभी मेंढकों को बुलाया। वो उन्हें समझाने लगा कि सूरज के विवाह की खबर प्रसन्नता की नहीं बल्कि दुख की बात है। राजा की यह बात मेंढकों की समझ में नहीं आई। उन्होंने राजा को पूरी बात समझाने के लिए अनुरोध किया। राजा ने उनसे पूछा, मेरे साथियों, तुम लोग इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें वाकई यह खुशी की बात लगती है? वो आगे बोला, एक अकेला सूरज तो अपनी गर्मी से हमें झुलसा देता है। जरा सोचो, अगर सूरज की शादी हो गई तो कुछ समय बाद सूरज और उसकी पत्नी के दर्जन भर बच्चे हो जाएंगे। सोचो फिर हमारा क्या हाल होगा। हमारा कष्ट कई गुना बढ़ जाएगा और हम लोग जीवित भी नहीं रह पाएंगे। राजा की बात अब सभी मेंढकों की समझ में आ गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज के बारे में राय कायम करने से पहले हमें उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच लेना चाहिए। एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। एक दिन कौवा काफी भूखा था। उसने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। काफी देर ढूंढने के बाद उसे कहीं से पनीर का एक टुकड़ा मिला। वो उस पनीर के टुकड़े को अपनी चोंच में लेकर पेड़ की तरफ उड़ा। वह आराम से पेड़ पर बैठकर अपने भोजन का आनंद लेना चाहता था। उसी समय उस पेड़ के नीचे से एक लोमड़ी गुजर रही थी। उसने कौवे को पनीर के टुकड़े के साथ देख लिया था। कौवा समझ गया कि लोमड़ी उससे उसका भोजन लेना चाहती है। लोमड़ी को देख कौवे ने पनीर का टुकड़ा मजबूती से अपनी चोंच में दबा लिया। ये देख लोमड़ी समझ गई कि कौवा आसानी से उसे पनीर नहीं देने वाला। अब उसने वो पनीर का टुकड़ा कौवे से लेने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने सुना है जितने सुंदर तुम दिखते हो उतनी ही सुंदर तुम्हारी आवाज भी है। तुमसे गाना सुनने की इच्छा लिए मैं कई दिन से तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी कर दोगे?
क्या तुम मुझे एक सुरीला सा गाना सुना सकते हो? लोमड़ी द्वारा अपनी प्रशंसा सुन कौवा बहुत खुश हो गया। उसने लोमड़ी की दरख्वास्त मानते हुए उसे गाना सुनाने का फैसला किया। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए अपना मुंह खोला तो पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। टुकड़े को नीचे गिरता देख कौवे की समझ में आ गया था कि लोमड़ी ने उसकी झूठी प्रशंसा करके उसे मूर्ख बना दिया है। लोमड़ी पनीर का टुकड़ा लेकर वहां से चली गई। अब कौवे के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठी प्रशंसा करने वालों को पहचानें और हमेशा उनसे दूर रहें। एक वन में एक बहुत बड़ा तालाब था जहां हर प्रकार के जीव रहते थे। पास में ही आलसी बगुला रहता था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उसे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियां सोचा करता था। एक दिन उसे एक युक्ति सूझी। युक्तिनुसार वो तालाब के किनारे गया और एक टांग पर खड़ा होकर मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस तरह विलाप करता देख तालाब में रहने वाला एक केकड़ा आश्चर्यचकित हो उसके पास आया और पूछने लगा, बगुला मामा, क्या बात है? इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है। मैं तो इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बंधुओं के लिए विलाप कर रहा हूं। आज ही एक जाने माने ज्योतिष को मैंने ये भविष्यवाणी करते सुना कि इस क्षेत्र में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। मुझे तो उन सब की चिंता हो रही है। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। ये बात आग की तरह फैल गई। सभी जीव बगुले के पास उपाय पूछने आए। इस पर बगुले भगत ने कहा, यहां से कुछ कोस दूर एक तालाब है। हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहां का पानी कभी नहीं सूखता। बगुले की बात सुनकर सभी जलचरों में पहले जाने की होड़ लग गई और वे बगुले से अनुनय करने लग गए, बगुला मामा, हमें वहां पहले पहुंचा दो। ये सुन बगुले की बाछें खिल गई। उसने सबको शांत किया और बोला, मैं तुम सबको एक एक कर अपनी पीठ पर लाद कर उस तालाब तक ले जाऊंगा। फिर चाहे मेरा जो हाल हो, आखिर तुम सब मेरे अपने हो। खुश होकर सबने बगुले को भगत की उपाधि दे दी। सभी जलचरों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि बगुले भगत की जय। अब भगत बगुला रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर उसे मारकर खा जाता और हड्डियां एक तरफ कर देता। एक दिन जब केकड़े की बारी आई तो कुछ देर बाद उसे दूर हड्डियों का ढेर दिखा। केकड़े के पूछने पर बगुला बोला, मूर्ख, वहां कोई तालाब नहीं है। मैं सबको यहां लाकर खाता हूं। ये सुन केकड़े ने तुरंत अपने पंजों से दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक वो मर नहीं गया। केकड़ा वापस तालाब में पहुंचा और दुष्ट बगुले की दुष्टता की कहानी सब जलचरों को बताई और बोला, अब वो दुष्ट मर चुका है। तुम सब लोग यहाँ आनंद के साथ रहो। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी की भी बातों पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। पालमपुर नामक एक गांव में फकीर चंद नामक एक चावल व्यापारी रहता था। फकीर चंद के पास चंगू और मनगू नाम के दो गधे थे जो व्यापार करने में उसकी मदद करते थे। फकीर चंद प्रतिदिन चंगू और मनगू पर एक एक चावल की बोरी लादकर चावल को बाजार में बेचने जाता। उसका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन उसे किसी कारणवश 4 बोरी चावल बाजार ले जाने पड़े। अतः उसने चंगू और मनगू के ऊपर 2-2 बोरियां लादी और उन्हें बाजार बेचने निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो उसे एहसास हुआ कि आज तो चंगू और मनगू ने बड़े ही आराम से 2-2 बोरी अपने ऊपर धो ली थी। अब फकीर चंद के मन में लालच आ गया। उसने अधिक लाभ कमाने का विचार किया। अब वह प्रतिदिन चंगू और मनगू पर 2 बोरियां लादकर बाजार ले जाने लगा। हालांकि चंगू और मनगू के लिए यह वजन उठाना थोड़ा मुश्किल था, परंतु दोनों ने चुप रहना उचित समझा। फकीर चंद बहुत खुश था क्योंकि उसका मुनाफा दोगुना होने लगा था। अब उसके मन का लालच और बढ़ गया।
वो सोचने लगा कि अगर वो 3-3 बोरियां लेकर बाजार जाकर बेचेगा तो उसका मुनाफा तिगुना हो जाएगा। अतः उसने अब चंगू और मनगू पर 3-3 बोरी लादनी शुरू कर दी। 3 बोरियों का बोझ चंगू और मनगू के लिए बहुत भारी हो गया। चंगू ने मनगू से कहा कि ऐसे रोज रोज ज्यादा वजन उठाने से उन्हें काफी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अतः उन्हें अपने मालिक को संदेश देना चाहिए कि वो इतना वजन नहीं उठा सकते। क्योंकि मनगू अपनी बात कहने से डरता था, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। परंतु चंगू ने खुद को बचाने के लिए मन ही मन एक तरकीब बनाए। अगले दिन जब फकीर चंद ने दोनों पर 3 बोरी लादी, तभी चंगू ने तीनों की तीनों बोरियां गिरा दी। फकीर चंद समझ गया कि 3 बोरी उठाना चंगू की क्षमता से बाहर था। अतः उसने चंगू पर कभी 2 बोरी से ज्यादा नहीं लादी। वहीं क्योंकि मनगू ने कभी कोई आपत्ति नहीं दिखाई, फकीर चंद उस पर वजन बढ़ाता चला गया। कुछ समय तक 3 बोरी लादने के बाद अब उसने मनगू पर 4 बोरी लादी। इतना वजन उठाना मनगू की क्षमता से बाहर था। क्षमता से अधिक वजन ढोने की वजह से अब मनगू की तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी। आखिरकार एक दिन बोरियों के बोझ के तले दबकर उसकी मृत्यु हो गई। मनगू अपने मालिक को ना नहीं बोल पाया, जिसके कारण वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज के युग में हर कोई हमसे ज्यादा काम की अपेक्षा करता है। अधिकतम काम करना सही है, परंतु जब वो हमारी क्षमता से बाहर हो जाए तो हमें उसको मना करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। किसी भी डर के कारण क्षमता से अधिक काम करने से आने वाले समय में उसके दुष्परिणाम हमें और हमारे परिवार को ही भुगतने पड़ेंगे।